कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रही है रिलेशंस बिटवीन भारत, ताइवान और चाइना के बीच में। क्योंकि अगर आपने कल का न्यूज़ देखा होगा तो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके द्वारा यहां पर वार्निंग दी गई है भारत को, अगर भारत यहां पर किसी भी प्रकार का ट्रेड टॉक करता है विथ ताइवान। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो इंडिया ताइवान ट्रेड पैक्ट है, ये न्यूज़ कहां से सामने निकल कर आई, और यहां पर भारत सरकार के द्वारा अगर आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया गया है रिगार्डिंग ट्रेड पैक्ट। लेकिन ये आखिरकार ट्रेड पैक्ट का मुद्दा अचानक से आया कहां से, और चाइना ने इसको अपोजिशन में क्या बोला है। इसके साथ साथ अगर भारत ताइवान का ट्रेड पैक्ट होता है तो इन दोनों देशों को क्या फायदा होगा, प्रेजेंट का क्या सिचुएशन है, कितना ट्रेड होता है दोनों के बीच में, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार हुआ क्या है, हम ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि चाइना ने ट्यूसडे को वार्न किया है कि भारत किसी भी प्रकार का अगर ट्रेड टॉक करता है ताइवान के साथ तो कहीं ना कहीं ये भारत और चाइना के रिलेशंस को अच्छा नहीं करेगा। इनफैक्ट वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के एक्सपोज पर्सन हैं जाओ लीजियान, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये अगर ट्रेड टॉक होती है तो एक तरह से वॉयलेशन होगा ऑफ दी वन चाइना पॉलिसी। इनके द्वारा बताया गया कि वन चाइना पॉलिसी एक तरह का यूनिवर्सल कंसेंसस है अमंग दी इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसको भारत भी काफी लंबे समय से अपना रहा है। और अगर चाइना के साथ किसी भी प्रकार का एंगेजमेंट रखना होता है किसी भी देश को, तो सबसे पहले उसको वन चाइना पॉलिसी अपनानी होती है। तो चाइना ने कहा है क्लियर तौर पर कि कोई भी देश जो कि डायरेक्टली चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, वो डायरेक्टली किसी भी प्रकार का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकता ताइवान के साथ। हां, यहां पर क्या होता है कि जो अनऑफिशियल रिलेशन है वो बेसिकली होता है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये यहां पर आखिरकार बोला क्यों गया, क्योंकि 2 दिन पहले यहां पर ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट सामने आई थी और जहां पर बताया गया कि सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर कई सारे वॉइसेस रेज हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर ताइवान के साथ डायरेक्टली भारत जो है हो सकता है ट्रेड पैक्ट कर ले। क्योंकि यहां पर दोनों जो डेमोक्रेसीज हैं, ताइवान के अंदर भी डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर भी डेमोक्रेसी है, तो दोनों के साथ जो चाइना का रिलेशन है पिछले कुछ समय से काफी तेजी से डिटोरिएट हुआ है। और आपको पता ही है कि एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड, तो इसी तरह का यहां पर कुछ रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। और यहां पर आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख सकते हो, इंडिया कंसीडर्स ताइवान ट्रेड टॉक्स एज बोथ स्पार विथ चाइना। अब आप देखेंगे अगर तो यहां पर ताइवान काफी लंबे समय से चाह रहा है कि भारत के साथ किसी प्रकार का ट्रेड टॉक किया जाए। यहां पर ताइवान हैज साउट ट्रेड टॉक्स विद इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स बट इंडिया हैज बीन रिलक्टेंट। भारत कहीं ना कहीं नहीं चाहता था, क्योंकि यहां पर जो चाइना की पॉलिसी रही है कि अगर आप WTO के अंदर भी देखोगे तो यहां पर चाइना ही रिप्रेजेंट करता है ताइवान, हांगकांग, सभी चीज को। तो यहां पर डायरेक्टली भारत जो है अभी तक नहीं कर सकता था ताइवान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। और यहां पर आप देख सकते हो कई बार इस तरह की न्यूज सामने निकल कर आती थी। ये 2019 की न्यूज है, ताइवान अर्जेस इंडिया टू इंप्रूव बायलैटरल टाइज इन पैरेलल विद चाइना। और इसकी वजह से क्या होता था कि भारत जो है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था ताइवान को, और यहां पर अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशंस हमारे रहते थे ताइवान के साथ। लेकिन यहां पर अगर किसी प्रकार का ट्रेड टॉक होता है, किसी प्रकार का ट्रेड पैक्ट होता है ताइवान और भारत के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों को काफी ज्यादा मदद कर सकता है, दोनों देश के लिए यहां पर हेल्पफुल हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, मैं दोनों तरफ के आपको व्यूज दिखाता हूं। ताइवान के लिए यहां पर क्या फायदा हो सकता है, सबसे पहला चीज है ताइवान के लिए कि उसके लिए काफी बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि ताइवान काफी समय से चाह रहा है कि किसी बड़े डेमोक्रेसी के साथ, किसी बड़े देश के साथ उसका डायरेक्ट एक नेगोशिएशन हो सके, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन हो सके। क्योंकि अभी तक वो जितना भी कोशिश किया है ताइवान जो है दूसरे देश के साथ रिलेशन रखने पे, वो नाकाम रहा है, क्योंकि यहां पर उस देश का डायरेक्टली रिलेशन होता है चाइना के साथ। और आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि चाइना के साथ अगर आपका रिलेशन है तो आपको वन चाइना पॉलिसी अपनाना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेड टॉक सफल हो जाता है तो यहां पर हो सकता है कि ये ताइवान के लिए काफी बड़ी जीत हो। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हैं, जैसे कि यहां पर अगर ताइवानीज जो कंपनीज हैं, कई सारी स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी हैं विद आसियान एंड चाइना। आसियान जो देश हैं, 10 आसियान देश हैं, और इसके साथ जो चाइना है, वहां पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है ताइवानीज कंपनी के साथ, ये सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है। सैचुरेशन पॉइंट का बेसिक अर्थ है कि सपोज मैं कहता हूं एक बैग है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी है 10 kg राइस रखने की, तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, और ज्यादा
एडजस्ट करके 11 केजी रख लोगे, 12 केजी रख लोगे, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हो उसके अंदर। सेम इसी तरह का सिचुएशन होता है यहां पर कि एक तरह से सैचुरेशन आ गया है आसियान देशों के साथ और चाइना के साथ कि वहां पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा ग्रोथ का जो सिनेरियो है वो नहीं दिखता है। इसलिए यहां पर ताइवान को लगता है कि भारत जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज के साथ जुड़कर वो अपने जो इकोनॉमी है और ज्यादा उसको एनलार्ज कर सकता है। अगर अभी के हिसाब से आप देखोगे दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। 2019 का डेटा है $7.2 बिलियन, जस्ट $7.2 बिलियन। अगर ओवरऑल टोटल ट्रेड में आप दोनों देश के बीच में देखोगे तो 1% का ही ये टोटल ट्रेड है दोनों देश के बीच में, अगर हम ओवरऑल ट्रेड के कंपैरिजन में देखें तो यहां पर ताइवान बेसिकली चाहता है कि भारत जो है जिस तरह का रिलेशन जापान दैट इज टोक्यो या फिर साउथ कोरिया के साथ रखता है वैसा ही रिलेशन यहां पर ताइवान के साथ भी रखे, क्योंकि अभी के हिसाब से अगर भारत कोई भी प्रोडक्ट मंगाता है जापान से और वही प्रोडक्ट यहां पर ताइवान से मंगाता है तो ताइवान के केस में यहां पर 10% ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर ये जापान के कंपैरिजन में आ जाएगा ताइवान भी, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो ट्रेड है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो सकता है। तो ये तो ताइवान की बात हो गई। भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है? तो यहां पर भारत को इस समय इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर डिमांड है और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर एफडीआई का काफी बड़ा कारोबार यहां पर भारत के अंदर आ सकता है। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे भारत के अंदर जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें ताइवान 40th नंबर पर है, बहुत ज्यादा पीछे है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चांसेस हैं भारत के पास और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की। और यही नहीं, आप अगर 2000 से लेकर 2017 के बीच में अगर आप देखेंगे तो जस्ट 0.07% टोटल इन्वेस्टमेंट आया है। भारत के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है उसमें ताइवान का हिस्सा जस्ट 0.07% है। अगेन बहुत ज्यादा कम है। इनफैक्ट भारत का भी जो इन्वेस्टमेंट है ताइवान के अंदर, इट इज जस्ट 0.04% ऑफ इट्स ताइवान एफडीआई। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आती है। आज के डेट में हम टेलीकॉम सेक्टर की काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, 5G की काफी चर्चा हो रही है। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखिए भारत के अंदर जो चाइनीज मार्केट है, चाइनीज कंपनीज हैं, उनका बहुत बड़ा डोमिनेंस है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ताइवानीज कंपनी को यहां पर अलाउ करते हैं भारत के अंदर भी, तो एक तरह से ऑल्टरनेटिव के रूप में यह खड़ा हो सकता है और जो हमारा डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो भी काफी हद तक कम हो सकता है। तो यह भारत के लिए काफी हद तक फायदा हो सकता है। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अभी प्रेजेंट का क्या सिचुएशन है, यहां पर क्या ताइवान के साथ हमारा किसी प्रकार का रिलेशन है? जी हां, मैंने आपको बताया था अनऑफिशियल अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख सकते हैं। तो यहां पर 2018 में हमने अपना जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है ताइवान के साथ उसको और ज्यादा अपडेट करने की कोशिश की। इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो 2000 में इन द ईयर 2000 हमारा जो ट्रेड होता था ताइवान और भारत के बीच में इट वाज जस्ट $1 बिलियन और 2019 में ये बढ़कर हो गया है $7.2 बिलियन। तो इसमें थोड़ी सी इजाफा देखने को मिला है, लेकिन सोच के देखिए अगर हम प्रॉपर ट्रेड पैक्ट कर लेते हैं ताइवान के साथ तो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो इसी महीने के स्टार्टिंग में यहां पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया था जो ताइवान की कई सारी कंपनीज हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे कि ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी हो गया, वेस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन हो गया, पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन हो गया, इस तरह की कंपनीज को अलाउ किया गया है यहां पर, ताकि जो भारत चाहता है अगले 5 सालों में जो स्मार्टफोन प्रोडक्शन के लिए हम $143 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो यहां पर ताइवान की कंपनीज को भी एनकरेज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर अब सवाल आता है कि अगर ट्रेड टॉक्स होती हैं, ट्रेड पैक्ट होता है, तो किस प्रकार का यहां पर जो ट्रेड पैक्ट है वो हो सकता है? क्योंकि आपने सुना होगा कई प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे जो लीस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत ही छोटे स्टार्टिंग के लेवल पर होता है, उसको हम कहते हैं टीफा, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। उसके बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आता है, उसके बाद पीटीए आता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद आता है सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आई एम श्योर कि आपने सुना होगा आरसीईपी के बारे में, वो भी कुछ इसी प्रकार से था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये काफी ऊपर के लेवल का होता है। उसके बाद आता है आपका कॉमन मार्केट वगैरह, जैसे कि यूरोपियन यूनियन वगैरह अगर हम देखते हैं तो यहां पर काफी बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इवन मॉनेटरी एग्रीमेंट भी होता है, सिंगल करेंसी होती है, लेकिन वो तो एक यूरोपियन यूनियन ही है। यहां पर अगर हम देखें तो एफटीए वगैरह अगर हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो काफी बड़ी जीत हो सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जो एग्रीमेंट है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट यहां पर और ज्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो जाने से पहले एक और यहां पर मैं इश्यू लेकर आता हूं कि यहां पर जो इनफैक्ट जो
पब्लिक के अंदर जो एक तरह का सेंटिमेंट है, आपने देखा होगा भारत ताइवान रिलेशन को लेकर पिछले कुछ समय पे, स्पेशली जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ और जो पूरा कोरोना वायरस का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पब्लिक के अंदर स्पेशली जो सेंटिमेंट है भारत ताइवान रिलेशन को लेकर, वो काफी हद तक रेज हो रहा है। और आपको समझना पड़ेगा, जब हम कोई भी सरकार चुनते हैं तो यहां पर पब्लिक सेंटिमेंट को भी ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 10th of अक्टूबर को मनाया गया था हैप्पी नेशनल डे फॉर ताइवान। तो यहां पर काफी बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर, ये जो नेशनल डे है ताइवान का, इसको सोशल मीडिया पर एक तरह से मुहिम बनाई थी। इनफैक्ट यहां पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि चाइनीज एम्बेसी के द्वारा यहां पर कंप्लेन दर्ज किया गया कि इस तरह का पोस्टर लगाया गया है। फाइनली सरकार को यह हटाना पड़ा था, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके बाहर ही ये पोस्टर लगा दिया गया था। तो इसको फाइनली हटाना पड़ गया था, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा डायरेक्ट ऑफिशियल रिलेशन नहीं है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज हुआ था कि ये जो 10 अक्टूबर से पहले चाइनीज एम्बेसी ने करीब 250 जर्नलिस्ट को एक नोट लिखा था, लेटर लिखा था कि वो अपने न्यूज रिपोर्टिंग के समय ताइवान को एज अ कंट्री या फिर नेशन रिप्रेजेंट ना करें। लेकिन यहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली एक तरह से चाइनीज एम्बेसी को बोल दिया था कि हमारे देश के अंदर जो मीडिया है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, फ्री है, यहां पर हम उसको किसी प्रकार से कंपल नहीं कर सकते। उनको जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि ये जो पूरा रिलेशन के बारे में था, ट्रेड पैक्ट के बारे में अभी इशू क्या चल रहा है, ओवरऑल 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।